अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स। तो हमने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में सबसे पहले हमने एनिमल सेल प्लांट सेल में डिफरेंस डिस्कस किया था, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस किया था। फिर हमने जो सेल के ऑर्गेनेल्स वगैरह हैं उनको डिस्कस किया था, फिर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। और इसके अलावा एक टॉपिक है अब हमारे पास, लास्ट टॉपिक है क्रोमोसोम, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्रोमोसोम जो है हमारे पास, ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्रोमोसोम्स जो हैं ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्रोमोसोम्स आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम्स थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच अपेयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन के टाइम पर अपेयर होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर। अपेयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो जब सेल डिवीजन करना शुरू करेगा, सेल अपनी डिवीजन करेगा, सेल अपनी कॉपी तैयार करना चाहेगा, उस टाइम पर हमने ये पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन नेटवर्क। तो वहां पर हमारे सेल में एक जो स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन मटेरियल जो था, इस क्रोमेटिन मटेरियल, ये क्रोमेटिन मटेरियल ही दरअसल कंडेंस होता है। इसकी होती है कंडेंसेशन, और जब ये कंडेंस होगा, ये बहुत ज्यादा कंडेंस होने के बाद इसी से बनते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम दरअसल क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमेटिन की, इससे बनेंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, तो जो हमने पीछे पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर इस तरह का कोइल सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। ये क्रोमेटिन नेटवर्क जब कंडेंस होगा, तो जब कंडेंस होने के बाद इससे एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम कहेंगे क्रोमोसोम। इस तरह का एक क्रोमोसोम बनेगा। अब ये हमारे पास एक सिंगल क्रोमोसोम है, ये हमारे पास एक सिंगल क्रोमोसोम है, लेकिन क्रोमोसोम जो है, एक सिंगल क्रोमोसोम ये रहा और एक सिंगल क्रोमोसोम ये रहा। लेकिन क्रोमोसोम जो है हमारे पास वो पेयरिंग में पाए जाते हैं। तो ये दो क्रोमोसोम जब आपस में पेयर बनाएंगे, तो इनकी पेयरिंग से जो नया क्रोमोसोम बनेगा वो कुछ इस तरह का नजर आएगा कि इसमें एक सेंट्रल वाला पार्ट होगा, एक आर्म यहाँ पर होगा क्रोमोसोम का, और एक आर्म यहाँ पर होगा। तो क्रोमोसोम कुछ इस तरह का हमें नजर आएगा। तो ये हमारे पास क्रोमोसोम की जनरल कुछ डेफिनेशन वगैरह थी। अब क्रोमोसोम की जो टर्म है वो इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी, क्रोमोसोम का मतलब होता है कलर्ड बॉडीज। क्रोमोसोम का मतलब होता है कलर्ड बॉडीज। अब दरअसल ये नाम दरअसल इसके लिए सही नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम कलर्ड होती नहीं है, लेकिन माइक्रोस्कोप में ये डार्क कलर की नजर आ रही थी जब स्टार्टिंग में वॉल्टर फ्लेमिंग ने इसे डिस्कवर किया था। एक साइंटिस्ट का नाम है वॉल्टर फ्लेमिंग, जिसने इन्हें डिस्कवर किया था, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो कलर्ड बॉडीज इनका नाम रखा गया था, लेकिन दरअसल ये कलर्ड होती नहीं है। तो दरअसल ये कलर्ड बॉडीज हैं। तो ये कलर्ड बॉडीज का जो नाम है क्रोमोसोम्स, ये इसका मिस नोमर है। मिस नोमर का मतलब होता है कि इसका नाम गलत दिया गया है इसे, मिस नोमर। तो क्रोमोसोम का मिस नोमर है, क्रोमोसोम्स आर मिस नोमर। क्रोमोसोम क्या है, मिस नोमर कंसिडर किए जाते हैं, यानी इनका नाम गलत रखा गया है। असल में इनका नाम ये नहीं बनना था, क्योंकि कलर्ड बॉडीज दरअसल है नहीं। अच्छा, ये दरअसल थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल डिवीजन के टाइम पे अपेयर होते हैं, जो ऊपर हमने लिख लिया है। थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्रोमोसोम के, अच्छा ये थोड़े थिक होते हैं। जो क्रोमेटिन नेटवर्क होगा वो थिन होगा, और जो क्रोमोसोम होंगे वो स्लाइटली थिक होते हैं। तो ये हमारे पास थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे। क्रोमेटिन थिन होगा, ये जो होते हैं थिन होते हैं, और इनसे जब ये क्योंकि कंडेंस हो जाता है, तो कंडेंस होके इस तरह का थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। अच्छा, ये जो हमारे पास क्रोमोसोम है क्रोमेटिन नेटवर्क से बनते हैं, जो हमने ऊपर देखा। अच्छा, ऊपर इसकी एक डायग्राम्स है, ये डायग्राम में हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। तो जो हमारे पास क्रोमोसोम है, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डिस्कवरी, की इनकी बात करते हैं, डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम। डिस्कवरी
तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है वॉल्टर फ्लेमिंग। वॉल्टर फ्लेमिंग। वॉल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में सेलेमेंडर, जो है सेलेमेंडर एक एम्फीबियन है। सेलेमेंडर एक एम्फीबियन एनिमल है। सेलेमेंडर का लार्वा लिया। सेलेमेंडर का जो लार्वल स्टेज होती है, लार्वल स्टेज, उसे लिया, उसका छोटा सा जो बच्चा होता है, लार्वल लार्वल स्टेज के जो सेल्स थे उनको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व किया। और जब इसने सेल्स को ऑब्जर्व किया तो उसमें इसे कुछ कलर बॉडीज नजर आई, और उन कलर बॉडीज को इसने नाम दिया कि ये क्या है, क्रोमोसोम्स है। अब इसे नॉर्मली तो कलर बॉडी किस तरह नजर वैसे आती नहीं है सेल के अंदर, हमें उसे वो करवाना पड़ता है, स्टेनिंग करवानी पड़ती है। तो दरअसल इसने जो सेल ऑब्जर्व किए थे उनकी पहले स्टेनिंग की थी। स्टेनिंग बोलते हैं कलर करने को। तो एक स्टेनिंग की थी, एक डाई से स्टेनिंग की जाती है, एक डाई से, एक कलर से। और वो जो डाई था जो यूज किया था इसने, वो था परकिंस एनिलीन। परकिंस एनिलीन। तो परकिंस एनिलीन क्या है, वो डाई है, वो कलर है, वो सॉल्यूशन है, जिसके जरिए क्रोमोसोम अपेयर हुए थे, जो इस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किए थे, वॉल्टर फ्लेमिंग ने। तो इसने डार्कली स्टेन्ड थ्रेड ऑब्जर्व की थी, जिसने इसने नाम दे दिया है एक क्रोमोसोम है। तो इसे दरअसल नजर यही आया था माइक्रोस्कोप में कि कुछ कलर्ड थ्रेड नजर आ गए थे। कलर्ड मतलब वही, क्योंकि डार्क जैसे नजर आ गए थे, तो कलर्ड थ्रेड्स नजर आ गई थी इसे। और उन कलर्ड थ्रेड्स को इसने नाम दे दिया कि दीज आर क्रोमोसोम्स। ये क्या है, क्रोमोसोम्स है। तो क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी कुछ इस तरह से की गई थी। अच्छा, अब हम इसको ऊपर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब ये हमारे पास है एक क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम में एक जो है यहाँ पर ये सेंट्रल रीजन होता है। क्रोमोसोम का एक सेंट्रल रीजन होता है, जिस सेंट्रल रीजन को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। तो क्रोमोसोम का एक सेंट्रल रीजन होगा, जिसे सेंट्रोमेयर कहा जाएगा। ये एक सिंगल क्रोमोसोम है। ये हमारे पास पेयर है जिसमें दो क्रोमोसोम है। तो एक क्रोमोसोम का जो सेंट्रल रीजन होता है, इस सेंट्रल रीजन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर कहते हैं। अच्छा, सेंट्रोमेयर के अलावा ये साइड में इसके आर्म्स होते हैं। ये जैसा एक आर्म ये रहा और एक आर्म ये रहा। ये जो आर्म्स हैं इन्हें हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। ये कहलाते हैं क्रोमेटिड्स। ये कहलाते हैं क्रोमेटिड्स। अच्छा, यहाँ पे इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ये कहलाते हैं क्रोमेटिड्स या आर्म्स। ये लिखा हुआ। इन्हें क्रोमोसोम आर्म्स या फिर इन्हें कहा जाता है क्रोमेटिड्स। तो ये क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। अब एक हमारे पास सेंटर वाला रीजन है जो कहलाता है सेंट्रोमेयर। इस सेंट्रोमेयर को ही हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। यहाँ पर ये जो सेंट्रल रीजन है, इसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहा जाता है, या फिर हम इसे कहते हैं सेंट्रोमेयर। अब इस सेंट्रोमेयर के अलावा यहाँ पर जो है ये इसके आर्म्स हैं, जिन आर्म्स को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड्स कहते हैं। अब यहाँ पर ये दो आर्म है, एक आर्म ये रहा और एक आर्म ये रहा। सही, इस इन आर्म्स को हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। और इन आर्म्स का बिल्कुल एक एंड वाला पार्ट होता है, टर्मिनल एंड वाला पार्ट, जिसे हम कहते हैं टीलोमेयर। ये क्या कहलाता है, टीलोमेयर कहलाता है। तो ये रहा, ये हमारे पास एंड वाला पार्ट जो टीलोमेयर कहलाएगा। टीलोमेयर कहलाएगा। सेंट्रल रीजन या क्या कहलाएगा, सेंट्रोमेयर कहलाएगा। अच्छा, और इसके अलावा जो हमारे पास क्रोमेटिड्स हैं, इन क्रोमेटिड्स में एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होती है। कुछ क्रोमोसोम में एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाई जाती है। ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है इसे हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन भी कहते हैं। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, एनओआर कहा जाता है। तो ये कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होगी। इससे न्यूक्लियोलस बनता है। न्यूक्लियोलस जो हमने पढ़ा था, सेल में एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, राउंड सा स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस, वो इस सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बनेगा। और इस सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन के ये बाहर वाला ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है सैटेलाइट। इसे हम सैटेलाइट कहते हैं, जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाहर वाला रीजन। तो ये सारे टर्म्स हम आगे लिखेंगे। अच्छा, अब क्रोमोसोम की कुछ टाइप्स भी होती हैं। तो क्रोमोसोम की मेनली जो सेंट्रोमेयर है, इसकी पोजीशन की बेस पे टाइप्स हैं। एक क्रोमोसोम ऐसा होता है जिसमें सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में है, तो इस क्रोमोसोम को हम कहते हैं मीटासेंट्रिक। तो मीटासेंट्रिक वो क्रोमोसोम है जिसमें सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में ऑर्गेनाइज्ड है। और जब ये सेंट्रोमेयर ऑर्गेनाइज्ड है, तो इसकी वजह से जो हमारे पास आर्म्स हैं वो इक्वली होंगे ऑलमोस्ट। सही है।
इसके अलावा दूसरा जो होता है, दूसरी टाइप है क्रोमोसोम की, वो कहलाती है सबमीटा सेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमेयर सेंटर से थोड़ा सा हटके ऊपर की तरफ चला गया है या नीचे की तरफ आ गया है, जिसकी वजह से जो आर्म्स हैं, आर्म्स एक तरफ स्मॉल है, दूसरी तरफ लार्ज है, तो ये पोजीशन कहलाती है सब मीटासेंट्रिक। तो मीटासेंट्रिक मींस इक्वल आर्म्स, सब मीटासेंट्रिक मींस अनइक्वल आर्म्स। फिर एक कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक या फिर इसे कहा जाता है सब टीलोसेंट्रिक। सब टीलो सेंट्रिक कहा जाता है। सब टीलो सेंट्रिक में ऐसा होगा कि एक तरफ आर्म वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होंगे, और एक तरफ आर्म लार्ज होंगे, वेरी लार्ज होंगे, बहुत बड़े साइज के होंगे। और एक लास्ट स्टेप है जो कहलाती है टीलो सेंट्रिक। टीलो सेंट्रिक में एक तरफ आर्म मौजूद ही नहीं होंगे, आर्म सिर्फ एक तरफ मौजूद होंगे, क्योंकि जो ये है हमारे पास सेंट्रोमेयर है, बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे चला गया है, और आर्म सिर्फ एक ही तरफ नजर आ रहे हैं, तो ये कहलाता है टीलोसेंट्रिक। तो ये चार शेप की बेस पे हमने क्रोमोसोम की टाइप्स भी देखी। अब इनका यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के बारे में लिख लेते हैं। पहले ये हमने डिस्कवरी की बात की थी, डिस्कवरी के बाद है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में हमने देखा सबसे पहले एक रीजन था जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स क्या थे? वो आर्म्स थे, क्रोमेटिड्स, और इन्हें हम आर्म्स भी कहते हैं। तो क्रोमेटिड और आर्म्स ये थे हमारे पास। एक नॉर्मली एक क्रोमोसोम में दो आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स होती हैं जिन्हें हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो क्रोमेटिड्स या आर्म्स क्या हैं? टू आइडेंटिकल, दो आइडेंटिकल थ्रेड्स होती हैं, दो आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। अच्छा, एक क्रोमोसोम में ये जो दो आइडेंटिकल थ्रेड्स होती हैं, इन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। इन्हें कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स। जैसे कि इस क्रोमोसोम में अगर हम देखें, इस क्रोमोसोम में ये वाला क्रोमोसोम, ये वाला और ये दोनों जो क्रोमेटिड्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। अच्छा, इस ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे, लेकिन एक क्रोमोसोम ये मुकम्मल अलग है और ये दूसरा क्रोमोसोम अलग है। तो इस क्रोमोसोम का ये वाला आर्म और इसका ये वाला आर्म, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि स्ट्रक्चर हमारे पास क्रोमोसोम जो है आर्म क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं, जो एक आइडेंटिकल, दो आइडेंटिकल थ्रेड्स होती हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक रीजन होता है सेंट्रल रीजन, जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर को हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं। सेंट्रोमेयर और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, इसे हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ये वो पॉइंट है जहां पर क्रोमोसोम्स आपस में अटैच होते हैं। तो ये पॉइंट है जहां पर क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं। और ये रहा जहां पर सेंट्रल रीजन, सेंट्रल रीजन, ये वो सेंट्रल रीजन है वेयर क्रोमेटिड्स अटैच, जहां पर क्रोमेटिड आगे जुड़ेंगे। मगर क्रोमेटिड्स आकर अटैच होंगे, तो उस रीजन को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। अच्छा, सेंट्रोमेयर के अलावा वही इसके आर्म्स से, या आर्म्स जिन्हें हम क्रोमेटिड कहते हैं। यहाँ पर हमने बात की थी एक और रीजन की जिसे हम कहते हैं, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। फिर एक रीजन होता है जो कहलाता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है हमारे पास, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इसे हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन भी कहते हैं। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग, या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी कहा जाता है, या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, NOR। जो ऊपर हमने NOR लिखा था, तो इसे NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन कहा जाता है। तो कुछ क्रोमोसोम में ये भी पाया जाता है।
ये रीजन जो है हमारे पास न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग जो रीजन है या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, ये हमारे पास बनाता है न्यूक्लियोलस। ये जो हमारे पास है ये हमारे पास न्यूक्लियोलस बनाने में हेल्प करेगा। ये बना के देगा न्यूक्लियोलस। तो ये न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन करवाता है। अच्छा, इसके अलावा मैं पढ़ा था एक वर्ड सैटेलाइट, ऊपर जो मैंने लिखा था। इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की वजह से जो एक नोब सा बन जाता है उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट इज अ नोब लाइक रीजन जो हमारे पास बना है, नोब ड्यू टू सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की वजह से बनता है वो नोब लाइक रीजन क्या कहलाता है? सैटेलाइट कहलाता है। अच्छा, एक चीज है ये टीलोमेयर। टीलोमेयर जो है हमारे पास ये टर्मिनल एंड है क्रोमोसोम का। टर्मिनल एंड ऑफ टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमेटिड। जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनका जो टर्मिनल एंड होता है उसे हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं, वो उसे हम कहते हैं टीलोमेयर। अच्छा, ये जो हमारे पास क्रोमोसोम है ये इतने खास क्यों है? तो दरअसल ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये हमारे पास क्रोमोसोम का सेंट्रोल रीजन जिसे हम सेंट्रोमेयर नाम दे रहे थे, सेंट्रोमेयर। और ये है इसके आर्म्स। ये रहा इसका एक आर्म। और ये रहा इसका दूसरा आर्म। तो ये क्रोमोसोम का एक पेयर है हमारे पास। तो ये क्रोमोसोम इतने इंपॉर्टेंट इसलिए है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए कॉइल्ड होता है। तो ये दरअसल डीएनए से मिलके बने होते हैं। आगे हम इसकी केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे। लेकिन क्रोमोसोम के अंदर दरअसल पाए जाते हैं जीन्स। अच्छा, इस क्रोमोसोम में एक यहाँ पर एक प्रोटीन भी होता है। तो यहाँ पर एक प्रोटीन पाया जाता है, ये जो प्रोटीन है जिसकी वजह से क्रोमोसोम अटैच होते हैं, क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर से अटैच होते हैं। ये जो पॉइंट है इसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। ये प्रोटीन जो है ये कहलाता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर क्या है? काइनेटोकोर इज अ प्रोटीन जो यहाँ पर अटैचमेंट करेगा। ये ऊपर वाले डायग्राम में हम देखते हैं यहाँ पर। ये रहा। तो काइनेटोकोर ये रहा वो रीजन। ये वहाँ पर प्रोटीन है जो अटैचमेंट करवाता है क्रोमेटिड्स की। ये क्रोमेटिड्स की सेंट्रोमेयर से जो अटैचमेंट करवाएगा उसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। तो ये काइनेटोकोर कहलाता है। ये अटैचमेंट करवाता है, अटैचमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स। ये क्रोमेटिड्स के अटैचमेंट कराने के लिए यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, ये हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। अब क्रोमोसोम के अंदर दरअसल, अच्छा क्रोमोसोम में अगर हम यहाँ बात करें थे, इस क्रोमोसोम में अंदर की तरफ यहाँ पर पूरा डीएनए कॉइल्ड है। क्रोमोसोम में यहाँ पर अंदर पूरा डीएनए कॉइल्ड होता है। अभी क्योंकि डीएनए कॉइल्ड है तो इस डीएनए के अंदर पाए जाते हैं जीन्स। तो क्रोमोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं, जिनसे हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटी वगैरह परफॉर्म होंगी। जिस पॉइंट पे जीन होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक जीन है, एक जीन यहाँ पर है, एक जीन यहाँ पर, एक जीन यहाँ पर, एक जीन यहाँ है, अलग अलग जगह पे जीन है। जहां पर जीन मौजूद होता है उस जगह को हम कहते हैं जीन लोकस। तो जीन लोकस वो जगह है जहां पर जीन प्रेजेंट होगा। और जीन तो आपको पता है जीन क्या है? जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन जो है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस जिसके जरिए कैरेक्टर्स आगे ट्रांसफर होते हैं। और और ये किससे मिलके बना है? जीन है क्या? जीन दरअसल क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का छोटा सा टुकड़ा जिससे कुछ खास तरह की प्रॉपर्टी शो होती है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। जैसे कि हमारे हेयर कलर के लिए एक जीन होगा। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक जीन है, जीन नंबर 1। तो ये जीन 1 जो है हमारे पास, जीन नंबर 1 जो है ये हमारे हेयर कलर के लिए है। फिर यहाँ पर किसी एक जगह पे मौजूद होगा ऊपर यहाँ पर जीन नंबर 2। ये जो जीन नंबर 2 है ये हमारे पास स्किन कलर के लिए होगा।
तो ये अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए जीन हमारे बॉडी में मौजूद है। तो जीन क्या है, जीन जो है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। दरअसल सेगमेंट ऑफ डीएनए है जिससे एक पर्टिकुलर ट्रेट, पर्टिकुलर कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है। फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, जैसे एक पर्टिकुलर ट्रेट, ट्रेट बोलते हैं कैरेक्टर को, पर्टिकुलर ट्रेट रिप्रेजेंट होता है। और जिस जगह पर जीन मौजूद होता है उस लोकेशन को हम कहते हैं जीन लोकस। जीन लोकस। तो जीन लोकस वो जगह है जहां पर वेयर जीन इज प्रेजेंट, पॉइंट वेयर जीन इज प्रेजेंट, जहां पर जीन प्रेजेंट होगा उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जीन लोकस कहते हैं। सही है, जीन लोकस सिंगुलर है। जीन लोकाई जो होता है वो प्लूरल होता है, इसे जीन लोकाई कहते हैं। तो जीन लोकाई प्लूरल होगा, अगर ज्यादा जीन लोकस है तो ज्यादा जीन्स वगैरह किसी एक जगह पे प्रेजेंट हो तो, ज्यादा लोकेशन है तो। अच्छा, क्रोमोसोम की नंबर की हमने पहले बात कर ली थी कि कितने होते हैं, ये हम पीछे देख चुके हैं। फ्रूट फ्लाई में 8 होते हैं, ह्यूमन में 46 होते हैं, ये सारा हमने ऊपर देख लिया था। अब इसकी यहाँ पर हम बात कर लेंगे टाइप्स की। तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम जो ऊपर हमने डायग्राम में डिस्कस की थी कि हमारे पास 4 टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं। फर्स्ट वन जो था वो क्या कहलाता है, मीटर सेंट्रिक। मीटा सेंट्रिक। सेकंड जो था हमारे पास क्रोमोसोम वो क्या कहलाता है, सब मीटा सेंट्रिक। सब मीटा सेंट्रिक। थर्ड जो है वो कहलाता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक, या फिर इसी को हम सब टीलोसेंट्रिक भी कहते हैं। सब टीलोसेंट्रिक। और एक लास्ट जो कहलाता है टीलोसेंट्रिक। तो ये 4 टाइप के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। किस बेसिस पर, ये 4 टाइप के जो हमारे टाइप्स हैं ये किस बेसिस पर हैं, ये बेसिस पर हैं सेंट्रोमेयर की लोकेशन पर। सेंट्रोमेयर की लोकेशन की बेस पे। तो सेंट्रोमेयर की लोकेशन की बेस पे 4 टाइप के वो है क्रोमोसोम्स हैं। सबसे पहले जो हमारे पास मीटा सेंट्रिक थे, इसमें हमने देखा था ऊपर कि यहाँ पर पाए जाते हैं इक्वल आर्म्स। यहाँ पर ये क्या होते हैं, यहाँ सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में होगा। सेंट्रोमेयर की लोकेशन क्या है, सेंटर, बिल्कुल सेंटर में होगा सेंट्रोमेयर। और आर्म्स कैसे होंगे, इक्वल आर्म्स होंगे, यानी सेंटर में सेंट्रोमेयर और इक्वल आर्म्स, आर्म्स बिल्कुल इक्वल होंगे। सही, कॉमनली इसे ना वी शेप्ड क्रोमोसोम कहा जाता है, वी शेप्ड। क्योंकि अगर एक सिंगल क्रोमोसोम होगा इस शेप का, मीटा सेंट्रिक का, तो वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ये सेंटर में सेंट्रोमेयर होगा, तो एक जो होगा वो कुछ इस तरह का नजर आएगा, सिंगल। तो ये एल शेप, वी शेप नजर आते हैं, वी शेप नजर आते हैं। दूसरा हमारे पास सब मीटा सेंट्रिक। सब मीटा सेंट्रिक जो है हमारे पास, इसमें जो सेंट्रोमेयर है स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर है। जो सेंट्रोमेयर है वो सेंटर से थोड़ा सा हट गया है, स्लाइटली अवे, सेंटर से थोड़ा सा दूर है। एंड अनइक्वल आर्म्स है, अनइक्वल आर्म्स है, इक्वल आर्म्स नहीं होंगे। इसे कॉमनली जो है एल शेप्ड कंसिडर किया जाता है। यानी ये जो होते हैं ज्यादातर, इनको अगर हम देखेंगे तो इनमें इनकी शेप जो होगी, एक तरफ ज्यादा लॉन्ग आर्म होगा, एक तरफ शॉर्ट आर्म होगा, तो एल शेप के कंसिडर किए जाते हैं। और वो जो थे हमारे पास वो वी शेप के, ये सेम साइज यहाँ, सेम ही यहाँ, तो ये वी शेप कहलाते हैं। तो नंबर 2 सब मेटासेंट्रिक। थर्ड है हमारे पास एक्रोसेंट्रिक, या इसे हम सब टीलोसेंट्रिक कहते हैं। सेंट्रोमेयर जो है नियर एंड पाया जाता है, इसे हम कहते हैं सब टर्मिनल पोजिशन। तो सेंट्रोमेयर इज एट सब टर्मिनल पोजिशन पे। जब सेंट्रोमेयर जो है सब टर्मिनल पोजिशन पे होगा, टर्मिनल से यहाँ पर होगा, तो एक तरफ जो आर्म है वो वेरी शॉर्ट नजर आएंगे, और दूसरी तरफ जो आर्म है वो वेरी लॉन्ग नजर आएगा। तो कुछ इस तरह की इनकी शेप हमें देखने को मिलेगी। इन्हें कॉमनली जे शेप्ड कंसिडर किया जाता है, जे शेप, जे शेप्ड इनको कंसिडर किया जाता है। यानी इनमें यहाँ पे सेंट्रोमेयर होगा, एक तरफ होगा, और दूसरा बड़े साइज का होगा।
तो कुछ इस तरह की जे शेप इनकी कुछ स्ट्रक्चर बनेगी, तो जे शेप इनको कंसिडर किया जाता है। फिर लास्ट है हमारे पास टीलोसेंट्रिक। जो टीलोसेंट्रिक है, इसमें जो सेंट्रोमेर है बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पर ही चला गया है। सेंट्रोमेर इज एट टर्मिनल पोजीशन। और इसके अंदर टर्मिनल पोजीशन पे चला गया है, और जिसकी वजह से इसकी तरफ एक ही तरफ आर्म्स नजर आएंगे, दूसरी तरफ आर्म्स नजर नहीं आएंगे। अच्छा, इसके बारे में खास बात यह है कि इट इज नॉट फाउंड इन ह्यूमंस। कि ह्यूमन में जितने भी क्रोमोसोम की टाइप्स होंगी, यानी हमारी बॉडी में क्योंकि 46 पेयर होते हैं, तो 46 में से कोई भी क्रोमोसोम इस तरह का नजर नहीं आएगा। ये सारे हमने टाइप्स की बात की थी, इनके बारे में लिखा हुआ है, इनको डायग्राम में फिर से देख लेते हैं एक बार। ये रही हमारे पास क्रोमोसोम की 4 टाइप्स है। सही है, ये फर्स्ट मेटासेंट्रिक, सेकंड सब मेटासेंट्रिक, थर्ड एक्रोसेंट्रिक या सब टीलोसेंट्रिक, और फोर्थ जो है टीलोसेंट्रिक। ये टीलोसेंट्रिक वाला ये ह्यूमंस में नहीं पाया जाता। ये ह्यूमंस में, हमारी बॉडी में ये वाला क्रोमोसोम नहीं होगा। हमारी बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। यानी कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर मतलब फर्स्ट पेयर इस तरह का होगा एक पेयर, दूसरा पेयर इस तरह का हो गया, तीसरा इस तरह का हो गया, चौथा फिर इस तरह का हो गया, पांचवा फिर इस तरह का हो गया, छठा फिर इस तरह का हो गया। तो इस तरह के अलग अलग तरह के पेयर होंगे। टोटल कितने होंगे? 23 पेयर होंगे। उनमें से कुछ पेयर इस तरह के हो सकते हैं, कुछ इस तरह के, कुछ इस तरह के। इस तरह का कोई भी पेयर नहीं होगा ह्यूमन में। सही, तो ये बात भी आपने याद रखी कि कौन सा क्रोमोसोम की टाइप है जो हमारे ब्लड में नहीं पाई जाती। तो वो है हमारे पास टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक ह्यूमन में नहीं पाई जाती। अच्छा, ये हमारे पास क्रोमोसोम की टाइप्स थी। किस बेसिस पे? सेंट्रोमेर की लोकेशन की बेस पे। अब सेंट्रोमेर के अलावा जो क्रोमोसोम है उसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। के फंक्शन क्या परफॉर्म करवा रहे हैं, इनकी वजह से हो क्या रहा है। तो वो जो टाइप्स हैं फंक्शनल बेसिस पे, तो हमारे पास दो टाइप हैं। एक कहलाते हैं ऑटोसोम्स, और एक कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो हमारी बॉडी में टोटल जो 23 पेयर हैं, उसमें से जो स्टार्टिंग के 22 पेयर हैं, 22 पेयर जो है, 22 पेयर जो है वो सेक्स, वो ऑटोसोम कहलाते हैं। और 23rd पेयर जो है, लास्ट वाला जो पेयर होता है, वो कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम। सही, तो लास्ट पेयर की वजह से हमारा जेंडर आइडेंटिफाई होगा, और बाकी जो क्रोमोसोम है उनकी वजह से हमारी बॉडी के फीचर्स आएंगे। तो ह्यूमन बॉडी में कुछ इस तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये दो टाइप के क्रोमोसोम है। यहाँ पे इनकी लिख लेते हैं, इनकी फंक्शन क्या है। तो ये हमारे पास ये ऑटोसोम है, ये हमारी बॉडी के फीचर्स बनाते हैं। बॉडी के जो फीचर्स वगैरह हैं, कि इंसान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, इंसान की स्किन कलर क्या होगा, तो बॉडी के फीचर्स वगैरह सब इसकी वजह से आते हैं। और जो सेक्स क्रोमोसोम है, इससे जेंडर पता चलता है। जेंडर पता चलेगा, और जेंडर से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आती हैं। सही है, तो इस क्रोमोसोम की वजह से जेंडर आइडेंटिफाई होगा, लास्ट वाला जो पेयर होगा। तो ये दो टाइप होती हैं, एक ऑटोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम। अच्छा, ये हमने इसकी टाइप से की। अब इसके बाद क्रोमोसोम का ना अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमने देखना है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, के क्रोमोसोम मुकम्मल तौर पे किन की चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या मौजूद है, केमिकल कंपोजिशन। अब हम क्रोमोसोम को अनकॉइल करेंगे। तो हमें पता है कि क्रोमोसोम जो है हमारे पास, क्रोमोसोम जो है दरअसल एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। क्रोमोसोम इज आ न्यूक्लियो प्रोटीन, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। न्यूक्लिक एसिड इसका डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड है, प्लस इसमें प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन होता है मेनली। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना है। एक केमिकल कंपोजिशन, पहली चीज तो याद रखनी है। दूसरा, जो हमारे पास क्रोमोसोम है, इसमें जो न्यूक्लिक एसिड है वो मेनली हमारे पास डीएनए होता है। और डीएनए जो होगा, यहाँ पर डीएनए होगा। डीएनए तकरीबन 40% इसका अंदर डीएनए पाया जाता है। 40% क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा जो प्रोटीन है हमारे पास, वो अप्रोक्सीमेटली कितने होंगे? प्रोटीन
60% होंगे। तो केमिकल कंपोजिशन क्रोमोसोम में हमने ये देखा कि क्रोमोसोम में 60% क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, 40% क्या होता है, डीएनए होता है, सही है। इसके अलावा लेस देन 5%, 10% के अलावा ना यहाँ पर आरएनए भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी अमाउंट में आरएनए भी होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड भी होगा। इसकी स्लाइट अमाउंट होगी यहाँ पर। लेकिन आरएनए जो है हमारे पास ये एक प्रॉपर पार्ट नहीं है क्रोमोसोम का, सही, इसलिए इसको प्रॉपर इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसके अलावा जो हमने प्रोटीन देखे क्रोमोसोम के अंदर, ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन दरअसल डीएनए की कॉइलिंग के में काम आते हैं। क्योंकि डीएनए जो है हमारे पास इस तरह का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होगा। अब इस डीएनए को अगर कॉइल करना है, ये डीएनए को अगर थोड़ा स्ट्रेट देखोगे, अगर इसको जूम आउट करेंगे तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रैंड नजर आएगी, और डबल स्ट्रैंडेड है। अब इसे अगर हमने कॉलिंग करनी है तो किसी चीज़ के अराउंड इसकी कॉलिंग करनी पड़ेगी। तो वो जो चीज़ है जिसके अराउंड इसकी कॉलिंग होगी वो है हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन का एक ऑक्टामर होगा, ऑक्टामर बोलते हैं 8 प्रोटीन के यूनिट को। तो इसका 8 प्रोटीन के यूनिट्स मिलके एक हिस्टोन का ऑक्टामर बनाएंगे, ऑक्टामर बनेगा हिस्टोन प्रोटीन का। उसके अराउंड ये जो डीएनए है, डीएनए की थ्रेड है, ये कॉइल्ड होगी इस तरह। फिर एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो ये ऊपर हम स्ट्रक्चर में, डायग्राम में डिस्कस करेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में। तो ये इसकी केमिकल कंपोजिशन याद रखनी है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऊपर हम डायग्राम में देखते हैं, फिर हम नीचे इसके बारे में लिखेंगे। ये रही। अब अगर हम देखते हैं कि डीएनए जो है यहाँ पर, ये रहा डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर है। ये जो डीएनए है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये रहा डीएनए। अब ये डीएनए दरअसल 2 नैनोमीटर थिक होता है, इसकी थिकनेस होती है 2 नैनोमीटर, ये लिखिए, सही, 2 नैनोमीटर थिक होता है। अब ये जो डीएनए है, डीएनए जब कॉलिंग करेगा, कॉलिंग करेगा एक प्रोटीन के अराउंड। ये जो इसके अंदर की तरफ ये जो प्रोटीन नजर आ रहा है, ये प्रोटीन का यूनिट है, ये कहलाता है हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड कॉलिंग करता है। और एक हिस्टोन H1 प्रोटीन होता है जो इस पूरे स्ट्रक्चर को संभाल के रखता है। इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। इसे कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये किससे बना है, एक हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टोमर, हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टोमर, प्लस ऊपर डीएनए की डबल कॉइलिंग। ये डबल कॉइलिंग है, नीचे मैंने डायग्राम बनाई थी उसमें डबल कॉइलिंग की थी। तो डबल कॉइलिंग से बनेगा। तो ये न्यूक्लियोसोम है। तो पूरी मिलके एक न्यूक्लियोसोम की स्ट्रिंग बन जाती है। न्यूक्लियोसोम की क्या बन जाती है, स्ट्रिंग बन जाती है। ये सिंगल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसोम। और ओवरऑल जो पूरी बनी है ये कहलाती है न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। तो न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग जो होगी, ये हमारे पास ये 2 नैनोमीटर का था। न्यूक्लियोसोम की जो स्ट्रिंग होगी वो होगी तकरीबन 30 नैनोमीटर की। फिर 30 नैनोमीटर वाली जो स्ट्रिंग होगी, क्योंकि ये न्यूक्लियोसोम है, सही, ये न्यूक्लियोसोम है। ये न्यूक्लियोसोम की स्ट्रिंग बनेगी, ये तकरीबन होती है 10 नैनोमीटर की, 10 नैनोमीटर थिक। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास 10 नैनोमीटर थिक होगी। फिर 10 नैनोमीटर वाली थिकनेस से ये हमारे पास मजीद न्यूक्लियोसोम, तीन तीन न्यूक्लियोसोम इस तरह कॉल कर रहे हैं। तो तीन तीन कॉल करेंगे तो 10 नैनोमीटर थिक ये थी न्यूक्लियोसोम की स्ट्रिंग थी। अब तीन न्यूक्लियोसोम जो यूं ही पाए जाते हैं, तो एक जो ओवरऑल इसकी थिकनेस बनेगी वो 30 नैनोमीटर बन जाएगी। इसे हम क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। फिर क्रोमेटिन फाइबर मजीद कंडेंस होगा, मजीद कोइल होगा, और मजीद कोइल होके एक सुपर कॉइल से इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेगा। इस कॉइल, ये कॉइल जो बनेगी हमारे पास 300 नैनोमीटर की बनेगी। फिर 300 नैनोमीटर से बनेगा हमारे पास ये क्रोमेटिड। ये जो क्रोमेटिड बनेगा ये होगा तकरीबन 700 नैनोमीटर का। तो एक क्रोमेटिड जो होता है वो होता है 700 नैनोमीटर का, और दूसरा भी होता है 700 नैनोमीटर का। तो ओवरऑल जो पूरा क्रोमोसोम होगा वो होगा 1400 नैनोमीटर का। तो ये हमारे पास इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। अच्छा, यहाँ पर ये देखते हैं, हमारे पास ये जो एक न्यूक्लियोसोम है, दूसरा न्यूक्लियोसोम है, इनके दरमियान में एक डीएनए है जो इनको कनेक्ट कर रहा है, ये कहलाता है लिंकर डीएनए। ये क्या कहलाता है, लिंकर डीएनए कहलाता है। अभी ये सारी चीजें हम लिख लेते हैं, फिर दोबारा ऊपर डायग्राम पे आएंगे। इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमें लिखना है। ये केमिकल कंपोजिशन हमने देखी। अब इसका है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम।
अल्ट्रा स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम में देखा कि जो डीएनए है, जो डीएनए सिंगल डीएनए हमारे पास पाया जाता है। ओवरऑल जो हमारे पास डीएनए की स्ट्रैंड है, डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। ये डीएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर ना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का जो चैप्टर है, फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर, उसमें डीएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर वहां पढ़ा जाएगा। तो डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर इस डीएनए को हम स्ट्रेट स्ट्रेट करके प्रॉपर पूरा देखते हैं कि कितना लेंथ होगी इसकी, तो ये तकरीबन 2 मीटर लंबा होता है, या इसको हम कह सकते हैं कि 7 फीट लॉन्ग होता है। तो 7 फीट या 2 मीटर लॉन्ग होता है। लेकिन ये इतनी आसानी से डीएनए इतना लंबा है, इतना 7 फीट बड़ा है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर किस तरह से अरेंज हो रहा है? ये इस तरह से अरेंज हो रहा है क्योंकि ये वहाँ अगर हम 7 फीट, इसे हम अगर हम 7 फीट कंसिडर करते हैं, यहाँ पर पूरा 7 फीट लॉन्ग डीएनए है, तो न्यूक्लियस तो इतना छोटा सा है। इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर ये फिट कैसे हो रहा है? सही फिट इस तरह से हो रहा है क्योंकि ये मजीद बहुत सारी कॉलिंग कर लेता है। और ये सिर्फ लेंथ इसकी बड़ी है ये बहुत थिन बारीक होता है क्रोमोसोम, जो इस छोटी सी जगह पे जाके फिट हो जाएगा, इस न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाएगा। सही है। वो जो होगी इसके हम वो पढ़ते हैं इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर में। तो होता ये है कि सबसे पहले अब सेल साइकिल का जो प्रोसेस है, जब पूरी अपनी सेल लाइफ स्पेंड करता है, तो उसमें एक फेज आता है जिसे हम कहते हैं एस फेज। एस फेज। एस फेज के टाइम पर एक प्रोसेस होगा। सबसे पहले एस फेज के टाइम पर एक प्रोसेस होता है, जो लेवल 1 है, मतलब इसके स्ट्रक्चर का लेवल 1 में होगा ये कि सबसे पहले बनती है, फर्स्ट सबसे पहले बनती है न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग फॉर्मेशन। न्यूक्लियोसोम बनेगा, उसकी स्ट्रिंग बनेगी। तो हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर को अलग अलग लेवल में डिवाइड करेंगे। पहला लेवल है न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग फॉर्मेशन। तो न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग फॉर्मेशन हम ये देखेंगे कि होगा ये जो ऊपर हमने देखा था कि एक जो डीएनए है, न्यूक्लियोसोम जो है, एक डीएनए जो है वो कॉइलिंग करेगा, डबल रैप करेगा एक 8 प्रोटीन के ऑक्टोमर के अराउंड। डीएनए की डीएनए विल डीएनए विल डीएनए का डुप्लेक्स डुप्लेक्स स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। विल रैप ट्वाइस, दो मतलब ट्रैप रैप करेगा अराउंड हिस्टोन ऑक्टोमर। हिस्टोन का जो ऑक्टोमर था उसके अराउंड। जब ये कॉइलिंग कर लेगा, तो कॉइलिंग करने से एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। क्या बनेगा? न्यूक्लियोसोम बनेगा। फिर ये न्यूक्लियोसोम की एक पूरी क्या बन जाएगी? स्ट्रिंग बन जाएगी, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बन जाएंगे। अब न्यूक्लियोसोम की स्ट्रिंग में क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोसोम है, तो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम को अटैच करने के लिए यहाँ पर पाया जाता है लिंकर डीएनए। तो लिंकर डीएनए वो डीएनए है, लिंकर डीएनए जो न्यूक्लियोसोम को अटैच करता है। एक न्यूक्लियोसोम को अटैच करवाएगा दूसरे न्यूक्लियोसोम से, फिर उसको तीसरे न्यूक्लियोसोम से, फिर उसको चौथे न्यूक्लियोसोम से। तो ये दरमियान में जो डीएनए है, ये जो इनकी अटैचमेंट करवा रहा है, इसे हम कह रहे हैं लिंकर डीएनए। जो डीएनए है जो न्यूक्लियोसोम को न्यूक्लियोसोम से जोड़ा है, इसे हम कहते हैं लिंकर डीएनए। ये कहलाते हैं लिंकर डीएनए, जो उनको कनेक्ट करके रखता है। अब डीएनए जो था, अच्छा एक जो हमारे पास न्यूक्लियोसोम है उसमें तकरीबन ना 20 न्यूक्लियोटाइड डीएनए के कॉइल हो जाते हैं। 200 सॉरी, 200 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी 200 न्यूक्लियोटाइड डीएनए के जो यूनिट होते हैं उन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो 200 न्यूक्लियोटाइड की जो स्ट्रिंग होगी, 200 न्यूक्लियोटाइड मतलब एक न्यूक्लियोटाइड, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इस तरह करते करते 200 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, तब जाके एक डबल कॉइलिंग स्ट्रक्चर बनता है। और फिर इसके अंदर यहाँ पर दरमियान में न्यूक्लियोसोम पाया जाता है, और दरमियान में यहाँ पर वो प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन। तो हमारे पास हमने ये देखा कि सबसे पहले क्या था? डीएनए था। अब डीएनए की जो थिकनेस थी वो कितनी थी? डीएनए था, और डीएनए था अराउंड 2 नैनोमीटर थिक। और इससे जब कॉइलिंग हुई है, इसने कॉइलिंग की है स्टोन प्रोटीन के अराउंड, तो उससे बना है न्यूक्लियोसोम, स्ट्रिंग बन गई है। न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग।
और न्यूक्लियोस्टोम की जो स्ट्रिंग बनी है वो है हमारे पास 10 नैनोमीटर थिक, 10 नैनोमीटर की। अब इससे बनेगा क्रोमेटिन फाइबर। नेक्स्ट स्टेज जो है वो कहलाती है क्रोमेटिन फाइबर। ये फर्स्ट स्टेज थी जिसका हमने नाम दिया था न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग फॉर्मेशन की, एस फेज के पीरियड के दौरान बनेगी। दूसरी जो स्टेज है वो कहलाती है क्रोमेटिन फाइबर। अब न्यूक्लियोसिम जो स्ट्रिंग है वो अपने अराउंड मजीद कॉलिंग करेगी, न्यूक्लियोसोम की स्ट्रिंग की मजीद कॉलिंग होगी। तो फर्दर कॉइलिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम की जो मजीद कॉइलिंग होगी, न्यूक्लियोसोम अपने अराउंड फिर कॉइल करेगा। तो इसकी कॉइलिंग से एक 30 नैनोमीटर की, 30 नैनोमीटर की, 30 नैनोमीटर की फाइबर बन जाएगा। 30 नैनोमीटर का फाइबर बन जाएगा, सही, जिसे हम कहेंगे क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर। और ये सारा प्रोसेस कब होगा? ये प्रोसेस होगा जो क्रोमेटिन फाइबर बनने का है, ये होगा G2 फेज के दौरान। G2 फेज सेल साइकिल का फेज है, G2 फेज, उस टाइम पर ये सारा प्रोसेस होगा। तो सेल के अंदर अलग अलग टाइम पर ये चीजें बन रही होती हैं। अब जो क्रोमेटिन फाइबर बनने का कुछ रीजन जो है हमारे पास, इसमें ना दो तरह के रीजन बन जाते हैं इसकी कंडेंसेशन, इसके कंडेंस होने की वजह से। एक कहलाता है हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, और एक होता है यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन। तो हेट्रोक्रोमेटिन जो है, ये जो रीजन है हेट्रोक्रोमेटिन, ये हाईली कंडेंस्ड होता है। ये हाईली कंडेंस्ड रीजन होता है। इतना ज्यादा कंडेंस हो गया, इतना ज्यादा हाईली कंडेंस्ड हो गया कि अब इससे यहाँ पर जो डीएनए है वो पूरा इनएक्टिव हो गया है। इतना ज्यादा हाईली कंडेंस हो गया है कि यहाँ पर डीएनए क्या हो गया, इनएक्टिव डीएनए हो गया है। और ये एक्सप्रेस नहीं होगा, और ये अनएक्सप्रेस रहेगा। मतलब हमारी बॉडी में कुछ क्रोमोसोम का पार्ट ऐसा भी है, कुछ जीन ऐसे भी हैं, कुछ डीएनए ऐसा भी है जो अनएक्सप्रेस्ड रह जाता है, जिसकी वजह से करेक्टर नहीं आते। सही है, वो कहाँ होता है? वो हेट्रोक्रोमेटिन होता है। और यूक्रोमेटिन वो वाला पार्ट है जो इतना ज्यादा मजीद जो नॉन कंडेंस्ड होता है, इतना ज्यादा कंडेंस नहीं हुआ। सही है, ये नॉन कंडेंस्ड होता है। ये ज्यादा कंडेंस वगैरह नहीं हुआ। और यहाँ पर जो डीएनए होगा वो भी क्या होगा, एक्टिव होगा। जो एक्सप्रेस भी होगा, जिससे करेक्टर भी आएंगे। सही। जो एक्सप्रेस होगा, इससे करेक्टर्स भी आएंगे। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था, आज जो हमारे पास 30 नैनोमीटर की वो बन गई, स्टैंड बन गई है। अब इसका लेवल 4 है। लेवल 3 है, लेवल 3 है जो है सुपर कॉइल। इससे बनेगी सुपर कॉइल। अब जो प्रो फेज आएगा, ये बनेगी प्रो फेज के दरमियान। प्रो फेज वाला स्टेप आएगा। प्रो फेज स्टेप होता है माइटोसिस का, सेल डिवीजन का। तो प्रो फेज का जब टाइम आएगा, प्रो फेज के स्टेज के दरमियान, उस टाइम पर, प्रो फेज के टाइम पर मजीद हायर ऑर्डर कॉलिंग होगी उसकी, क्रोमेटिन फाइबर की। जब क्रोमेटिन फाइबर की हायर ऑर्डर कॉलिंग होती है, मतलब मजीद बहुत फर्दर अच्छे से कॉलिंग होगी, तो उससे हमारे पास, वो 30 नैनोमीटर की थी, क्रोमेटिन फाइबर जो था वो था 30 नैनोमीटर का। इससे बनेगा, इससे बनेगा 300 नैनोमीटर की सुपर कॉइल। इससे बनेगी सुपर कॉइल। सुपर कॉइल होगी 300 नैनोमीटर की।
फिर इसके बाद सुपर कोइल के बाद बनेगा क्रोमेटिड, क्रोमेटिड एंड फिर उससे बनेगा क्रोमोसोम। तो अब जो सुपर कोइल थी, सुपर कोइल जो हमारे पास 300 नैनोमीटर थिक थी, वो मजीद कॉइलिंग करेगी। इसकी जब मजीद कॉइलिंग होगी, इसकी कॉइलिंग से हमारे पास क्रोमेटिड का थ्रेड बनेगा, क्रोमेटिड बनेगा जिसे हम आर्म भी कहते हैं। और ये जो क्रोमेटिड और आर्म बना है ये बनेगा अराउंड 700 नैनोमीटर थिक। और फिर ये क्रोमेटिड मजीद ये जो क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड बन गया। अब ये क्रोमेटिड मजीद दो क्रोमेटिड मिलेंगे, दो क्रोमेटिड मिलेंगे, तो उससे 1400 नैनोमीटर का 1400 नैनोमीटर वाला क्रोमोसोम बन जाएगा। तो क्रोमोसोम की अल्ट्रा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से। अब इसको पूरी एक समरी में देख लेते हैं कि किस तरह से हमने देखा। हमने ये देखा कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन हुई है डायमीटर के हिसाब से। सबसे पहले हमारे पास डीएनए था। सबसे पहले क्या था? डीएनए। डीएनए की थिकनेस कितनी थी? 2 नैनोमीटर। ठीक है, डीएनए ने कॉलिंग की, और डीएनए की कॉलिंग हुई किसके अराउंड? हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड। और डीएनए की कॉलिंग से हमें क्या मिला? हमें मिला न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। तो न्यूक्लियोसोम की जो हमें स्ट्रिंग मिली वो कितने नैनोमीटर थिक थी? वो थी हमारे पास 10 नैनोमीटर थिक। 10 नैनोमीटर थिक। फिर न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग और जब न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग की मजीद कॉलिंग हुई, इसकी कॉलिंग से हमें मिला था क्रोमेटिन फाइबर। और ये जो क्रोमेटिन फाइबर था ये था अराउंड 30 नैनोमीटर का, 30 नैनोमीटर थिक था। फिर इस क्रोमेटिन फाइबर की भी मजीद कॉलिंग हुई थी, और इस क्रोमेटिन फाइबर की मजीद कॉलिंग से हमें मिला थी सुपर कॉइल। सुपर कॉइल। और सुपर कॉइल थी हमारे पास, वो थी 300 नैनोमीटर की। और फिर इस सुपर कॉइल ने मजीद कॉइलिंग की, और सुपर कॉइल की मजीद कॉइलिंग से हमें मिला था क्रोमेटिड या आर्म। और ये जो क्रोमेटिड या फिर आर्म था ये था अराउंड 700 नैनोमीटर थिक। और फिर इससे हमारे पास बना था क्रोमेटिड, जो दो क्रोमेटिड मिले थे, तो इससे बना था हमारे पास क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम होता है अराउंड 1400 नैनोमीटर थिक। तो थिकनेस याद रखनी है, किस तरह से चीजें अरेंज हो रही हैं। तो ये पूरा हमारे पास इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। अच्छा, इस सारे को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हमने ये देखा, सही क्रोमोसोम के बारे में आज हमने जो पढ़ा इसको स्टार्टिंग से पूरा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हमने देखा कि क्रोमोसोम्स जो हैं, क्रोमोसोम्स आर थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये दरअसल थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं क्रोमेटिन, उनसे कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनते हैं। थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब एक ये सिंगल क्रोमोसोम है, दूसरा सिंगल क्रोमोसोम है, लेकिन ये पेयर बना के देते हैं, तो इस तरह का क्रोमोसोम बन जाता है जो थिक होता है। या पेयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन करता है उस टाइम पर ये पेयर होते हैं।
क्रोमेटिन की कंडेंसेशन से, कंडेंस होने से ही क्रोमोसोम बनते हैं। और जो हमारे पास ये ना कलर बॉडीज, इनका नाम रखा गया था, जो एक मिसनोमर है, क्योंकि कलर्ड होते नहीं है दरअसल, ये बस डार्क कलर के नजर आते, डार्क थे। डिस्कवरी की थी इसकी वॉल्टर फ्लेमिंग ने। वॉल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में सेलेमेंडर का जो लार्वल स्टेज है उसके सेल ऑब्जर्व किए, उनके ऊपर स्टेनिंग की, यानी उनके ऊपर डाई लगाया, कलर किया। कौन सा डाई लगाया था? परकिंस एनालीन नाम का डाई यूज किया था, जिसकी वजह से उसे कुछ कलर्ड थ्रेड नजर आए सेल न्यूक्लियस के अंदर, जिससे इसने नाम दे दिया कि ये क्या है, क्रोमोसोम्स है। तो इस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई। स्ट्रक्चर हमने ये देखा कि क्रोमोसोम में जो दो आर्म्स होते हैं उन्हें हम क्रोमेटिड्स कहते हैं, जो दो आइडेंटिकल थ्रेड्स है दरअसल। ये सेंट्रोमेयर वाली लोकेशन पे या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन वाली वो सेंट्रल रीजन है जहां पर ये क्रोमेटिड आपस में जुड़े होते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी पाई जाती है इस आर्म में, जिसे हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन कहते हैं, जिससे न्यूक्लियोलस बनता है। फिर इस न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन की वजह से या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की वजह से एक सैटेलाइट वाला स्ट्रक्चर बन जाता है, एक अलग से नोब बन जाती है अलग से, जिसे हम सैटेलाइट कहते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की वजह से बन रही है। फिर टेलोमेयर जो है वो टर्मिनल एंड कहलाता है। तो ये सारे हम यहाँ पर इस डायग्राम में देख लेते हैं। या हमने ये देखा कि सेंटर वाला रीजन है ये रहा, जिसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमेयर कहते हैं। ये दो इसके आर्म्स हैं, जिन आर्म्स को हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। एक टर्मिनल एंड है जिसे टीलोमेयर कहा जाता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्शन है जिसे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन कहा जाता है, जिससे न्यूक्लियोलस बनेगा। और ये जो हमारे पास नोब लाइक स्ट्रक्चर बना है इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की वजह से, इसे हम कहते हैं सैटेलाइट, जो हमने नीचे डायग्राम में देख लिया। अब क्रोमोसोम की टाइप्स हैं, तो क्रोमोसोम की हमारे पास चार टाइप्स होती हैं इसके सेंट्रोमेयर की बेसिस पर। तो सेंट्रोमेयर की बेसिस पर जो चार टाइप्स हैं वो हमारे पास ये हैं कि हमारे पास सेंट्रोमेयर सेंटर में होगा, थोड़ा सा साइड पर होगा, बिल्कुल टर्मिनल के पास होगा या टर्मिनल लोकेशन पर होगा। जब सेंटर में होगा सेंट्रोमेयर, आर्म्स इक्वल होंगे, इक्वल आर्म्स होंगे, जिन्हें हम कहेंगे इस शेप को हम कहेंगे मेटासेंट्रिक। लेकिन अगर एक आर्म छोटा है तो उसे हम शॉर्ट आर्म कहेंगे, एक लॉन्ग होता है उसे हम लॉन्ग आर्म कहते हैं। सही है। फिर यहाँ पास ये जो इसकी शेप है, दूसरी शेप, जिसे हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक, इसमें सेंटर में सेंटर से थोड़ा सा हट जाता है, जिसकी वजह से एक तरफ शॉर्ट एक तरफ लॉन्ग आर्म नजर आएंगे। फिर इसके अलावा एक्रोसेंट्रिक भी पोजीशन है, जिसमें एक तरफ जो है आर्म्स वेरी स्मॉल, एक तरफ वेरी लार्ज नजर आएंगे। और टीरोसेंट्रिक में आर्म्स सिर्फ एक ही तरफ नजर आएंगे। तो ये इसकी चार लोकेशन, इसकी शेप की बेस पे हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी। ये इसकी टाइप्स के बारे में लिखना था। अच्छा, उससे पहले ये रहा इसका स्ट्रक्चर हमने देखा था कि यहाँ पर एक काइनेटोकोर प्रोटीन होता है जो अटैचमेंट करवाता है, क्रोमेटिड्स के अटैचमेंट के लिए काइनेटोकोर होता है। ये ऊपर इसके अंदर क्रोमोसोम में दरअसल होते हैं जीन्स है, जीन नंबर 2 होगा, जीन नंबर 1 होगा, अलग अलग जीन्स होंगी। इन जीन्स के एक जीन्स, एक क्रोमोसोम का एक पेयर जो है ना, दरअसल ये एक थ्रेड, ये हमें हमारे फादर से मिला होता है, और एक जो है हमारी मदर से मिला होता है। तो हमें जो भी जीन्स मिलेंगे, कैरेक्टर मिलेंगे, वो दोनों से मिलेंगे। तो एक जीन यहाँ होगा तो उसकी एक अल्टरनेट फॉर्म यहाँ भी होगी। तो इसलिए मैंने दो दो बनाए हैं, यहाँ पर दो दो बनाए। तो अल्टरनेट फॉर्म होगी उसकी ये हम इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे कि ये अल्टरनेट फॉर्म क्या होती है। तो जीन जो है हमारे पास ये यूनिट है इनहेरिटेंस के, जिसके जरिए हमारी बॉडी के कैरेक्टर्स भी ट्रांसफर होते हैं और पर्टिकुलर ट्रेट आता है हमारी बॉडी में, प्रॉपर्टीज आती हैं। जीन लोकस वो पॉइंट है जहां पर जीन प्रेजेंट होता है, इसे जीन लोकाई कहा जाता है अगर प्लूरल होगा तो। फिर हमने ये टाइप्स की बात की सेंट्रोमेयर की लोकेशन की बेस पे। मीटा सेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में था, आर्म्स इक्वल थे, वी शेप का हमें नजर आता है, ये कुछ इस तरह का वी शेप का नजर आएगा क्योंकि इक्वल आर्म्स है। सब मीटा सेंट्रिक स्लाइडली अवे फ्रॉम द सेंटर और अनइक्वल आर्म्स, क्योंकि सेंट्रोमेयर जो है सेंटर से थोड़ा सा हट गया है। एक तरफ जो आर्म है वो वेरी लॉन्ग नजर आ रहे हैं, एक तरफ जो है शॉर्ट नजर आ रहे हैं। अब ये एल शेप नजर आता है, क्योंकि अगर इसकी वाली शेप देखो यूं करके तो एल शेप नजर आएगी। फिर एक के बाद है सब एक्रोसेंट्रिक या सब टीरोसेंट्रिक, ये सब टर्मिनल पोजीशन में चला गया है। एक तरफ आर्म बिल्कुल छोटा सा, एक तरफ लेंथी आर्म होता है, तो ये जे शेप का कहलाता है। इसके अलावा लास्ट है हमारे पास टीलोसेंट्रिक, जिसमें जो सेंट्रोमेर है वो टर्मिनल पोजीशन पे चला गया है, कुछ इस तरह की इनकी शेप नजर आएगी। और ये ह्यूमंस वगैरह में नहीं पाया जाता, ये हमने देखा। फिर हमने फंक्शन की बेस पे देखा कि कुछ क्रोमोसोम के जो पेयर होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, जो शुरू के 22 पेयर हैं, और लास्ट पेयर जो है वो कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम। लास्ट पेयर जो है वो कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम, जिससे हमारी बॉडी की प्रॉपर्टीज आती हैं, सेक्स क्रोमोसोम जिससे जेंडर आइडेंटिफाई होता है। और शुरू के जो 22 पेयर है उससे बॉडी के फीचर्स आते हैं। तो 23rd पेयर जो है जेंडर को आइडेंटिफाई करेगा, जिससे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। और शुरू के जो पेयर है वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। तो ये बात भी याद रखनी है। फिर केमिकल कंपोजिशन की हमने बात की। केमिकल कंपोजिशन में ये देखा कि क्रोमोसोम दरअसल है क्या। क्रोमोसोम इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। डीएनए न्यूक्लिक एसिड किसमें है? इसमें 40% और प्रोटीन कितने, अबाउट 60%। और आरएनए भी होता है लेकिन साइड अमाउंट होती है। अब ये डीएनए है, इस ये डीएनए की स्ट्रैंड है, इसको कॉलिंग करानी पड़ती है ताकि इस न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाए, क्योंकि डीएनए तो बहुत लेंथी है, इसको इसमें फिट करने के लिए इसकी कॉलिंग करानी पड़ती है। और जिसके अराउंड कॉलिंग होती है वो ऑक्टामर होता है, हिस्टोन ने ये देखा। तो अल्ट्रासेक्स में हमने ये देखा
अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में कि सबसे पहले एस फेज के टाइम डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड है, 2 मीटर लंबा होता है, 7 फीट होता है। सबसे पहले इसकी न्यूक्लियोसोम की स्ट्रिंग बनती है। डीएनए जो होगा रैप ट्वाइस, 2 बार ट्वाइस रैप करेगा हिस्टोन प्रोटीन कह रहा हूँ, जिससे न्यूक्लियोसोम बनेगा, न्यूक्लियोसोम की स्ट्रिंग बन जाएगी और ये लिंकर डीएनए इन न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ कर रखेगा। तो और ये तकरीबन 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक न्यूक्लियोसोम के अंदर। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर तकरीबन 200 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, डीएनए के छोटे छोटे यूनिट होंगे। डीएनए 2 नैनोमीटर का था, न्यूक्लियोसोम की जो स्ट्रिंग है वो 10 नैनोमीटर की होगी। फिर क्रोमेटिन फाइबर बनेगा G2 फेज के टाइम, इसकी फर्दर कॉलिंग होगी न्यूक्लियोसोम की, जो हमारे पास 30 नैनोमीटर का था, जिससे क्रोमेटिन फाइबर बन जाएगा। अब ये क्रोमेटिन फाइबर के ना 2 पार्ट बनते हैं, एक जो होता है जो हाईली कंडेंस्ड होता है, सही, और एक जो होता है हाईली कंडेंस नहीं होता है, इस तरह का होता है। तो जो हाईली कंडेंस होता है उसे हम हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। ये इनएक्टिव डीएनए यहाँ पाया जाता है और यहाँ एक्सप्रेस ही रहेगा। और यूक्रोमेटिन जो होता है नॉन कंडेंस होता है, जो एक्टिव डीएनए जहाँ पर पाया जाता है और ये एक्सप्रेस भी होगा। फिर इसके अलावा बनता है यहाँ पर सुपर कोइल, इसकी वजह से आगे सुपर कोइल में ये प्रोफेज के नाम बनती है। क्रोमेटिन फाइबर जो 30 नैनोमीटर का, तो मजीद कॉलिंग करेगा और 300 नैनोमीटर की सुपर कोइल बना लेगा। फिर उससे बनेगा क्रोमेटिड और उससे बन जाएगा क्रोमोसोम। सुपर कोइल की मजीद कॉलिंग होगी अराउंड, जो हमारे पास 300 नैनोमीटर का था, इसकी कॉलिंग होगी और इससे 700 नैनोमीटर का एक स्ट्रक्चर बनेगा जो क्रोमेटिड कहलाएगा। और फिर ये दो क्रोमेटिड मिलेंगे तो उससे 1400 वाला क्रोमोसोम बन जाएगा। ये उसके हमने पूरा टेबल के जरिए देख लिया था कि किस तरह से इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। कि डीएनए है 2 नैनोमीटर का, न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग बनी 10 नैनोमीटर की, क्रोमेटिन फाइबर बना 30 नैनोमीटर का, सुपरकोल बनी 300 नैनोमीटर, फिर क्रोमेटिन फाइबर 700 नैनोमीटर, फिर क्रोमोसोम 1400 नैनोमीटर। इसी को हम पूरे डायग्राम से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो डायग्राम थी, यहाँ पर ये है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सही है। ये हमारे पास डीएनए है। डीएनए कितना था 2 नैनोमीटर। फिर ये बना न्यूक्लियोसोम, या न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम कितना था 10 नैनोमीटर। फिर बनी न्यूक्लियोसोम की स्ट्रिंग, और ये न्यूक्लियोसोम की स्ट्रिंग ही जो है वो 10 नैनोमीटर की होगी। फिर ये हमारे पास ये जो बनी क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर कितने का होता 30 नैनोमीटर का। फिर से बनी ये सुपर कोइल 300 नैनोमीटर की। फिर से बना क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड कितने का 700 का। फिर इससे बना क्रोमोसोम जो 1400 नैनोमीटर का था, सही है। तो ये इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। ये ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, जो क्रोमोसोम। ये लास्ट स्ट्रक्चर था इस चैप्टर का, जो यहाँ पर हमने क्रोमोसोम को डिस्कस किया। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी को देखा, इसके स्ट्रक्चर को देखा, फिर इसके साथ साथ हमने इसकी टाइप्स, फिर केमिकल कंपोजिशन, और फिर लास्ट में इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। और ये टेबल के जरिए हमने पूरा इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी देख लिया। तो ये लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला जो चैप्टर था ये यहाँ पर एंड हो गया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।